बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पेक्टा की बेटा जो आपके पास न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये लेक्चर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये टॉपिक पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लेकिन इससे बहुत सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली है क्या? बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बेटा जो आपके पास थर्मोडायनामिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक शक्ल है। सही। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या? बेटा अगर आपके पास के एक कंटेनर है जिसमें आपने गैस फिल की हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है जो कि फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, और आप क्या करते हैं कि उस सिस्टम में हीट ऐड करते हैं। ठीक है, जब आप उस सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो बेटा दो काम होते हैं। एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है, प्लस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से जो आपको पता है इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये हमने इंटरनल एनर्जी के टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था कि मालिक्यूल्स की कुलियन क्या हो जाती है, तेज़। तो गैस मालिक्यूल ने आपस में तेज़ी से कोलाइड करते हैं। ठीक है, कोलाइड करते हैं तो उनका कुलियन क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है, जिस वजह से पिस्टन को वो क्या करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं पिस्टन पे। तो हमने पढ़ा था जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो गैस के वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको वर्क एंड हीट के टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जहाँ हमने पढ़ा था वर्क की डेफिनेशन कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इन शॉर्ट हमें ये पता चला कि जब हमने किसी सिलेंडर में जिसमें गैस मालिक्यूल्स से हीट दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, प्लस बेटा वर्क डन हुआ क्योंकि उसके वॉल्यूम में चेंज आया और गैसेस ने प्रेशर एक्सर्ट किया पिस्टन पर। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में हीट ऐड करने से दो काम हुए, और इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में बेटा अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, इट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। यही हुआ ना? तो इसी को बेटा हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। अब इसमें हमने दो इसके मेजर पॉइंट्स पढ़ने। एक है जी आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। दूसरी है बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में हम कहते हैं नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। फिर हम एप्लीकेशन भी देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आप मार्क कर लें, लिख लें अपनी बुक पर। ये टेबल बना हुआ है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये बेटा अगर सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हो, हम सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं, तो जब हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो हम बेटा उसे प्लस क्यू लिखते हैं। और याद रखिएगा इसी के आगे लिख लें कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अगर हम सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा? इंक्रीज़। ठीक है। अच्छा जी, अगर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही हो, यानी कि सिस्टम से हीट लीव कर रही हो, तो बेटा हम हीट को नेगेटिव माइनस क्यू से लिखते हैं। और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होती है, वो आप लिख लेंगे। ठीक है। फिर इसी तरह बेटा वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो बेटा वर्क नेगेटिव कंसीडर होगा। लेकिन अगर सिस्टम वर्क कर रहा है हमारे ऊपर या सराउंडिंग के ऊपर, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब आपके पास क्या है जी, सिस्टम क्या है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वर्क करने में इस्तेमाल हो रही है। तो याद रखिएगा कि वर्क डन बाय सिस्टम में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, और वर्क डन ऑन अ सिस्टम, जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने सुन लेनी, अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम। जी हम जब भी हम किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में बेटा हीट ऐड करते हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। मैंने बताया ना कि इंक्रीज आता है इंटरनल एनर्जी में ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है।
एन इंक्रीज इन प्रेशर और चेंज इन द स्टेट। इंक्रीज इन प्रेशर मीन के जो पिस्टन था उस पर गैस मालिक्यूल ने प्रेशर एक्सर्ट किया जब उनकी क्लियन तेज़ी से हुई, और चेंज स्टेट मीन के उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, मीन्स के इन शॉर्ट वर्क हुआ। ठीक है। इफ़ एट द सेम टाइम अ सब्सटेंस इज अलाउड टू डू वर्क ऑन इट्स इन्वायरमेंट, कहता है इसी वक्त के लम्हे पर अगर वो सब्सटेंस को हम अलाउ कर दें कि वो अपने सराउंडिंग पे, अपने इन्वायरमेंट पे वर्क करे बाय एक्सपेंशन, द हीट क्यू विल बी द हीट एनर्जी। अब वो कहता है जो हीट एनर्जी आपके पास है क्यू, वो लाजमी है, नेसेसरी है टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, जो कि उस सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाए। भाई कितना चेंज लाए? इनिशियली उसकी इंटरनल एनर्जी थी U1 इन द फर्स्ट स्टेट, टू द फाइनल स्टेट यानी कि सेकंड स्टेट उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? U2। ठीक है, प्लस वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट पे क्या होगा? वर्क डन। तो हमें हीट देनी पड़ेगी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए और वर्क डन करने के लिए। तो हम Q को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W, फाइनल स्टेट ऑफ इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो Q इज इक्वल टू, अब U2 माइनस U1 को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बेटा डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्लस वर्क डन। तो बेटा हमें पता ये चला, थस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज डिफाइंड एज Q माइनस W। इसका क्या मतलब है? भाई ये इंटरनल एनर्जी को उसने डिफाइन किया है कि हीट माइनस वर्क जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। इसी इक्वेशन से देखें ना, हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, W को इधर ले जाएं तो डेल्टा U बनेगा Q माइनस W। तो ये इस लाइन का मीनिंग है, MCQ आ सकता है। सिंस इट इज़ द सेम फॉर ऑल प्रोसेस कंसर्निंग द स्टेट। अच्छा जी, ये क्या है जी? जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, इस कंसर्निंग स्टेट में उनके लिए सेम है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थस कैन बी स्टेटेड एज। अब क्या जिस प्रॉपर स्टेटमेंट जो है ना इसकी, ये आपने पेपर में लिखनी है कि इन एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, व्हेन हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम, जब हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं, दिस एनर्जी अपेयर्स एज अ, अब वो जो हीट एनर्जी है वो अपेयर होती है एज अ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा, इंक्रीज होगी, डेल्टा U स्टोर्ड इन द सिस्टम प्लस द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, प्लस बेटा जो वर्क सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग में वो उसमें ऐड हो रही है। यानी कि हीट दो काम कर रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ला रही है और प्लस वर्क डन कर रही है सराउंडिंग पर। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट को यहाँ पर जो है जी वो आपने देखा है कि थ्योरी फॉर्म में लिखा गया, तो आप याद कर लेंगे। अब जी आपके पास दो की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट आपकी बुक में उसने बनाया कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो पेपर में MCQ आता है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है बेटा हमारे पास वो क्या है जी? हमारे पास एक तरह की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है। ठीक है, कि हमने यही देखा ना कि हीट भी तो एनर्जी की शक्ल थी, इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी की शक्ल है, वर्क भी एनर्जी की शक्ल है। तो हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में क्या हो गई? चेंज हो गई। It asserts that while energy can change from one form to another, such as from chemical potential energy to thermal energy, कहता है कि भाई ये हमें ये बताती है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे चेंज हो रही है। लाइक केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से थर्मल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर अ टाइम, बट बेटा जो टोटल एनर्जी है वो क्या रह रही है? कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम द सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी पढ़ा था। ठीक है, जिस पे कोई एक्सटर्नली कोई वर्क ना हो रहा हो। ठीक, फिर सेकंड है जी वाइडर एप्लीकेबिलिटी, यानी कि एप्लीकेबल कहाँ है? ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर है। बियॉन्ड मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम के अलावा द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइज यूनिवर्सली टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस। कहता है कि ये पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे एनर्जी प्रोसेस में लगती है, इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जी केमिकल एनर्जी जो है वो हीट या थर्मल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है उस या न्यूक्लियर रिएक्शन के रिजल्ट में जो हीट एनर्जी एक्सेसिव रिलीज हो रही है, ठीक है, उसके बारे में बताती है। इट प्रोवाइड्स अ foundational understanding that allows scientists and engineers to predict and understand energy transformation in various contexts।
कहता है कि जो इंजीनियर्स हैं और साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा ज़रिया है एनर्जी चेंजेस को, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का अपने डिफरेंट फील्ड्स के मुताबिक। ठीक है, फिर है जी आपके पास द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय अफर्मिंग दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड क्वांटिटी इन आइसोलेटेड सिस्टम। कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये हमें बताती है कि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड विद इन सिस्टम विदाउट वायलेटिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये बात मैंने शुरू में की कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको एक तो ये भी बताती है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कब और कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, और साथ ये भी बताती है कि ना एनर्जी को पैदा किया जा सकता है ना एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है, जबकि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, दिस अलाइनमेंट underscores the broader applicability and importance of the first line understanding the behavior of energy in the universe। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरी कायनात में जो है जी ये एक फंडामेंटल लॉ है जो कि आप यूँ समझ लें कि माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक अप्लाई होती है, इसलिए इसे हम लॉ कहते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स लॉ जो है ये आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है पूरे यूनिवर्स में एनर्जी के बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है, कि एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। फिर बेटा दो एग्जांपल आपके पास जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के डिस्कस की गई है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाईसाइकिल पंप में जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होती है। तो देखें आप, बाईसाइकिल पंप इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन वी पंप ऑन द हैंडल रैपिडली। पहले तो इधर देखें बाईसाइकिल पंप को, ये एक बाईसाइकिल पंप है। ठीक है जी, ये आपके पास पिस्टन है, ठीक है, या हैंडल आप इसे समझ लें जिसे हम पुश करते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसका ब्लॉक्ड आउटलेट वाला एंड है, अदर एंड है। अच्छा, इसके साथ हमने लगाया होता है थर्मोकपल। थर्मोकपल जो है वो टेम्परेचर चेंजेस को मेजर करता है, और साथ हमने लगाया वो होता है मिली वोल्ट मीटर, वो हीट एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है वोल्टेज सिग्नल में। ठीक है, अब इस पंप के अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। ठीक, जब बेटा हम इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब फोर्स लगा रहे हैं तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं तो गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ। जब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैं इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ ला रहा हूँ। गैस मालिक्यूल कंप्रेस होंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो ट्रैप्ड एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से होगा क्या जी, जब हम इस पंप को प्रेस करेंगे तो यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, और एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो भी आपका टायर है, व्हील है, उसमें फिर हवा भर जाएगी। तो ये सारी बात यहाँ लिखी है। अ बाईसाइकिल पंप इज़ अ गुड एग्जांपल व्हेन वी पंप ऑन द हैंडल रैपिडली। जब हम इस हैंडल को पंप करते हैं रैपिडली, ठीक है, यानी कि पुश करते हैं इसको, इट बिकम्स हॉट ड्यू टू मैकेनिकल वर्क डन ऑन द गैसेस। हॉट क्यों हो गया भाई, मैंने कहा भाई टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपने इस पर वर्क किया, फोर्स लगाई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ा तो ये हॉट हो गया। राइजिंग देयर बाय इट्स इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ या ऑन सच सिंपल अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 6.6। अब ये फिगर दिखा रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। इट कंसिस्ट ऑफ अ बाईसाइकिल पंप विद अ ब्लॉक्ड आउटलेट। ये बाईसाइकिल पंप में ये इसका जो है ना ब्लॉक्ड आउटलेट है। ठीक है, अ थर्मोकपल कनेक्टेड थ्रू द ब्लॉक्ड आउटलेट अलाउ दैट एयर टेम्परेचर टू बी मोनिटर्ड। ठीक है, जो एयर टेम्परेचर है, थर्मोकपल का क्या काम है, टेम्परेचर को मेजर करना है। टेम्परेचर में ही डिवाइस है तो वो मेजर कर लेता है। ठीक है, व्हेन पिस्टन इज रैपिडली पुश, जब हम पिस्टन को रैपिडली पुश करते हैं, थर्मोमीटर शोज अ टेम्परेचर राइज ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर। ये बात मैंने बता दी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया है। द पुश फोर्स वर्क ऑन द एयर। अब ये जो पुश फोर्स है इसने वर्क किया जी एयर के ऊपर, देयर बाय इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया, विच इज़ शोन बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। और इसके जो एयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, और जो भी आपका व्हील था उसमें हवा भर दिया आपने। ठीक, फिर है सेकंड एग्जांपल हमारा ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ये हमारी पूरी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफरिंग प्रोसेस है ना,
कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, वो सारा का सारा ह्यूमन मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट कर रहा है। देखें, अगर हम खुराक ना अच्छी खाएं तो हम अच्छा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, हम खुराक खा लेते हैं, वो कंज्यूम हो जाती है, ठीक, यूज़फुल वर्क में आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी जो खुराक थी वो आपकी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में वर्क करने पे खर्च हो गई। अब आपको फिर खुराक चाहिए। तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म जो है ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस करता है। आल्सो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डू वर्क व्हेन दे वॉक, रन और मूव। कहता है कि इंसान और जानवर वगैरह ये क्या कहते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, जब ये भी कोई काम करते हैं तो ये वर्क करते हैं। वर्क रिक्वायर्स एनर्जी, और वर्क के लिए तो एनर्जी क्या है, क्योंकि वर्क है ही क्या, एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसका मतलब है एनर्जी तब ट्रांसफ़र होगी जब एक फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी इज़ आल्सो नीडेड टू ग्रो, टू मेक न्यू सेल एंड टू रिप्लेस ओल्ड सेल। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जो ओल्ड सेल है, कुछ सेल डाई हो रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं, तो एनर्जी चाहिए नए सेल को बनाने के लिए, ताकि वो ओल्ड सेल को क्या करे, रिप्लेस करे। एनर्जी ट्रांसफरिंग प्रोसेस दैट अकर विदिन एन ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो ये जो हमारी इंसान की बॉडी में एनर्जी ट्रांसफरिंग प्रोसेस है, ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, ठीक है। वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या थी जी, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो बेटा डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूँ Q माइनस डब्ल्यू टू एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। वर्क डन विल रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। जब बॉडी वर्क कर रही है ना, तो बॉडी में से हीट एनर्जी निकल रही है, निकलने से मुराद हीट एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। हीट एनर्जी समझ लें कि आपकी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। तो हो क्या रहा है, बॉडी की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन से ये बात अच्छे से प्रूव हो रही है। इस इक्वेशन को देखें, मैंने इधर लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू जो है ये क्यू माइनस डब्ल्यू है। अगर वर्क ज़्यादा होगा तो ये माइनस वाला फैक्टर ज़्यादा होगा, और जब ये हीट एनर्जी में से माइनस वाला फैक्टर ज़्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी का आंसर छोटा आएगा, तो डेल्टा यू में डिक्रीज आएगा। तो ये लिखा है वर्क डन will result in the decrease in the internal energy of the body. Consequently, the body temperature, or in other words internal energy, is maintained by the food we eat. ठीक है, और कहता है कि इंटरनल एनर्जी मेंटेन कैसे रह सकती है, हम तो मुसलसल वर्क कर रहे हैं, तो भाई उसके लिए हमें फिर हीट एनर्जी ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि क्यू बढ़ाना पड़ेगा। और क्यू हमें कहाँ से मिलेगा, जो हम खाना खाएंगे, खुराक खाएंगे, उससे। तो इंटरनल एनर्जी को हम मेंटेन कर सकते हैं इस क्यू के फैक्टर को बढ़ाकर, और वो आपको फूड से मिलता है। फिर है जी आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो कहते हैं बेटा सेम, थर्मल, थर्मल का वर्ड है थर्म, हीट, टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल मीन सेम टेम्परेचर, ऐसा प्रोसेस जो सेम टेम्परेचर पर हो, ठीक है। और सेम टेम्परेचर पर तो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ी थी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक तरह की बॉयल्स लॉ ही है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस बेटा जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हो, हैंस द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ ऑन द गैसेज इज फुलफिल्ड। तो बेटा बॉयल्स लॉ की जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल करती है, पेपर में MCQs आ सकता है। देयरफॉर व्हेन गैस एक्सपैंड और कंप्रेस आइसोथर्मली, जब बेटा हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए गैस को कंप्रेस करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। हमने पढ़ा था ना कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो P को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो इक्वल और कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, ठीक, कि जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इफ़ P1 V1 आर द इनिशियल प्रेशर। अच्छा जी, अब P1 इनिशियल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, वेयर P2 इज़ द फाइनल प्रेशर एंड V2 इज़ द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर आइसोथर्मल चेंज टेक प्लेस, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब जब आपके पास ये देखें ग्राफ है, सिंपल है जी। जब आपके पास वॉल्यूम क्या था बेटा, लो, तो प्रेशर क्या था, हाई। जो हम वॉल्यूम बढ़ाते रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो तब हमारे पास हम V2 पर पहुँचे, वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर डिक्रीज होते होते कितना हो गया, P2। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख लें कि P1 V1 लिखा हुआ है, P2 V2 लिखा हुआ है, लेकिन T1 T2 की जगह सिर्फ T लिखा हुआ है भाई, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, तो T1 T2 T के बराबर है। अब ये जो हमारे पास हमें कर्व मिलती है, इसे हम कहते हैं आइसोथर्म, ठीक है। इस कर्व को क्या कहते हैं, आइसोथर्म, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें
कि जो जो आपके पास प्रेशर क्या होता जा रहा है, यानी कि हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। या आप ये कह सकते हैं जो जो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में हमने पढ़ा था कि आइडियल गैस में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो नहीं होती। गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते। हाँ, तब फोर्स लगाते हैं जब वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करें। वैसे तो उनके दरमियान आइडियल गैस में स्पेस ही बहुत ज़्यादा है, बड़े दूर दूर फासले पे हैं। ठीक है। या वो वॉल्स ऑफ सिलेंडर से कोलाइड करें। तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ना होने की वजह से आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मालिक्यूल इज जीरो, नहीं होती तो इसका मतलब है जीरो है। हैंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। और टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी के। तो हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। विच इन दिस केस रिमेन कॉन्स्टेंट। क्यों? तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। यही है ना कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यू भी क्या है, कांस्टेंट। तो यू कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज आती है? तो बेटा इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं आएगी, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास थी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो जीरो है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिड्यूस हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू से। किससे? क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू से। ये मॉडिफाइड फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है। Thus, if gas expand and does external work W, an amount of heat Q has to be supplied to the gas in order to produce isothermal change। कहता है कि भाई अगर कोई गैस एक्सपैंड हो रही है और उसने एक्सटर्नल वर्क करना है सराउंडिंग पर, तो हमें Q हीट देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी आइसोथर्मल चेंज को बरकरार रखने के लिए। ठीक है। सिंस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिक्वायर्स टाइम। अब हीट ट्रांसफ़र होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह टाइम लगता है। हैंस टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखना है। तो ये आपके पास एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है। द एक्सपेंशन और कंप्रेशन मस्ट बी टेक प्लेस स्लोली, जबकि एडियाबैटिक में हम पढ़ेंगे ये बड़ा रैपिडली फास्ट प्रोसेस है। ठीक है। बड़ी तेज़ी से इसमें काम होता है, जबकि ये बनिस्बत एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस है। द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म। ठीक है जी। ये जो कर्व है मैंने बताया इसे हम आइसोथर्म कहते हैं, जो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स के बॉयल्स लॉ को। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर ये देखें यहाँ पर एक आपके पास क्या है जी, ब्रेन टीजर है। वाई डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक इसका वैसे तो आंसर बनता है प्रॉपर। ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो कांस्टेंट क्यों रहती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। भाई पहली बात ये, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो है क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू की कंडीशन तब आती है जब डेल्टा यू जीरो। तो अब इसने लिखा है कि इंटरनल एनर्जी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो चेंज तब जीरो होता है जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। ठीक है। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन को परफॉर्म करवाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा सराउंडिंग पे, उतनी हमें हीट देनी पड़ेगी स्लोली। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपने लिख देने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन में अगर पेपर में आता है। फिर है जी आपके पास सेकंड बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक कहते हैं अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में ना कोई हीट एंटर हो ना कोई हीट लीव करे, उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक। क्यू क्या हो, जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या थी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू तो जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो बेटा या तो आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है। या आप लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। या आप क्या लिख सकते हैं, दो बातें हैं ना। या तो आप लिख सकते हैं अगर वर्क पॉजिटिव लिखेंगे तो डेल्टा यू को उधर लेकर जाना पड़ेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। और अगर डेल्टा यू को पॉजिटिव लेते हैं तो वर्क को उधर लेकर जाना पड़ेगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है। एन एडियाबैटिक प्रोसेस
इज़ द वन इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। मार्क कर लें, डेफिनेशन है इसकी, ठीक है जी। देयरफॉर डेल्टा क्यू चेंज इन हीट क्या होगा, ज़ीरो, एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक गिव्स, क्या बनेगी जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, या डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस W, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। थस इफ़ द गैस एक्सपैंड, बेटा अगर गैस एक्सपैंड हो रही है एंड डज एक्सटर्नल वर्क, अब देखें सिंपल सा लॉजिक है, गैस एक्सपैंड हो रही है ना तो वो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और जो सिस्टम है वो सराउंडिंग पे एक्सटर्नल वर्क करेगा, ठीक है। जब एक्सटर्नल वर्क हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा, इंटरनल एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है उस वर्क में, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है। याद रखना है एक्सपेंशन के केस में वर्क होता है सराउंडिंग पर और इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आता है। इट इज़ डन एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी, देखिए उसने लिखा है कि एक्सपेंस मीन के खर्च क्या हो रही है इंटरनल एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल, हैंस द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, टेम्परेचर में फॉल आएगा, टेम्परेचर फॉल कम हो रहा है, लो हो रहा है, तो समझ लें इंटरनल एनर्जी लो होगी। कन्वर्सली एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन काज द टेम्परेचर ऑफ द गैस टू राइज, कहता है इसके बरक्स जो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, अब पिस्टन कंप्रेस हो रहा है, पिस्टन कंप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सराउंडिंग क्या हो रही है सिस्टम पे वर्क, और मैंने आपको बताया था वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है तो ये कंडीशन लगेगी माइनस वर्क, और जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो मैंने कहा था इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपके पास क्या हो रहा है कि सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, और कंप्रेशन में क्या हो रहा है आपके पास कि अब जो है सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रही है, सिस्टम में हीट एंटर हो रही है, ठीक है जी, और सिस्टम में हीट एंटर हो रही है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है और वर्क क्या होगा नेगेटिव, तो ये वाली कंडीशन जो है जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है ये इस्तेमाल हो रही है, ठीक हो गया। तो इसके ये मतलब थे जो मैंने लिखे हुए, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर है जी एडियाबैटिक चेंज अकर्स व्हेन द गैस एक्सपेंड्स और इज कंप्रेस रैपिडली, कहता है कि भाई एडियाबैटिक जो चेंज है, अब देखिए आइसोथर्मल में हमने क्या था टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए स्लोली चेंज करना पड़ता था, यहाँ क्या वर्ड आ रहा है रैपिडली। एडियाबैटिक चेंज जो है गैस एक्सपैंड या कंप्रेस बड़ी तेज़ी से होगी रैपिडली, पर्टिकुलरली व्हेन द गैस इज कंटेन्ड इन एन इंसुलेटेड सिलेंडर, ठीक है। कब होगी आपके पास रैपिडली चेंज, जब गैस इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर मीन के उसकी जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग ना हो, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आर, क्योंकि इसलिए इंसुलेटेड है कि कोई हीट उसमें ना एंटर करे ना लीव करे, इसलिए इंसुलेटेड सिलेंडर हम यूज़ करते हैं इधर, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल हैं, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ ब्रस्ट टायर, टायर फौरी फटा तो एकदम से जो उसमें से हवा निकली, एक्सपेंशन का केस है, रैपिड एक्सपेंशन का, ठीक है जी। तो ये आया आपके पास जो है किसकी एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस में आ जाता है द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच साउंड वेव इज पासिंग, हवा में जो एयर प्रेशर की वजह से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर, बादल जो बनते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, अब भाई टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट नहीं है तो बॉयल्स लॉ मॉडिफाइड फॉर्म में लिखती है पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बॉयल लॉ थी कि पी वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, अब वी की पावर है गैमा, गैमा हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये देखें वेयर गैमा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। और ये कांस्टेंट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस कॉल्ड एन एडियाबैट, ये जो कर्व है ना बेटा एडियाबैट इसे हम कहते हैं। अब ये आइसोथर्म से थोड़ी सी स्टीपर है, ठीक है, थोड़ी सी झुकी हुई है ज़्यादा। अब ऐसा क्यों है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है, बॉयल्स लॉ में आइसोथर्म मिलती है जब पीवी कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। जूँ हम क्या करते हैं वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर कम होता जा रहा है, जितना वॉल्यूम बढ़ाया उतना प्रेशर कम हो गया, जबकि यहाँ पर है पीवी की पावर गैमा, यहाँ पे वॉल्यूम की हायर पावर्स यूज़ होती हैं, वॉल्यूम की पावर 1 हो सकती है 2 हो सकती है, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पर वी की जगह वी की स्क्वायर वैल्यू आती है एडियाबैट के केस में, तो इसलिए
होता ये है एडियाबैट के केस में कि हमने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर तेज़ी से गिरा, फिर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर और गिर गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक तरह की लिनियरिटी नहीं है। यहाँ पे क्या था आइसोथर्म में कि हमने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया, थोड़ा सा प्रेशर गिरा, ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाया, ज़्यादा प्रेशर गिरा। एडियाबैट में ऐसा नहीं है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाया, ज़्यादा प्रेशर गिर गया, ज़्यादा आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो हो सकता है थोड़ा चेंज आया। तो स्टीपर कर्व है एडियाबैट की। ठीक है, तो एडियाबैट जो है मिलती जुलती है आइसोथर्म से, लेकिन इनमें ये फ़र्क है। तो जब आप ये ग्राफ प्लॉट करें तो एक को डॉटेड बनाएं आइसोथर्म को, और एक को आप क्या बनाएं, डॉटेड ना बनाएं, ताकि अच्छे से फ़र्क वाज़ेह हो जाए। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।